मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, और सेकंड फाइंड क्या करना है, और थर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कॉन्सेप्ट्स क्या अप्लाई करें कि वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड S is the set of all complex number z such that z to the power 4 minus modulus of z to the power 4 is equal to 4i z square। तो पहले इसको हम शॉर्ट फॉर्म में गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन में एक दिया है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस तरह से है कि जो s एक सेट है, ये क्या है s सेट। आपको पता होना चाहिए सेट किस तरह से बनाए जाते हैं। इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में आप लिखोगे z, ऑल z मतलब वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कंडीशन है z टू द पावर 4 माइनस मॉडुलस ऑफ z टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4i z स्क्वायर। मतलब वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। मतलब जैसे z1 इस एस के अंदर बिलोंग करता है तो z1 की वैल्यू जो भी है वो यहाँ रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें 4i z1 स्क्वायर मिल जाना चाहिए। अगर z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सेम z2 यहाँ और यहाँ रखने से जो आंसर मिलेगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जो इस एस के अंदर बिलोंग करेंगे। और अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। और ये मॉडुलस हमको ऐसे दो नंबर के बीच में फाइंड करना है जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को दे हमें, जिसकी वैल्यू कैसे होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे यहाँ एस के अंदर और उनके बीच की जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। तो सबसे कम वैल्यू है वो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम हो। तो अब इसके लिए हम क्या करें, कॉन्सेप्ट्स क्या लगाएंगे। तीसरी बात, पहली बात होगी गिवन, सेकंड हो गया फाइंड क्या करना है, और अब थर्ड आते हैं कॉन्सेप्ट्स क्या अप्लाई करें। तो अगर सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि जो ये गिवन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम जितना सॉल्व कर सकते हैं कर लेते हैं। और सॉल्व करने के बाद अगर हमें ग्राफ बनाते बन जाए तो ग्राफ क्या होता है, सबसे ज़्यादा विजुअल होते हैं आंसर फाइंड करने के लिए। ग्राफ को देखते ही पता समझ में आ जाता है कि कौन से दो पॉइंट हम यूज़ करें जो मिनिमम डिस्टेंस को दे दें। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ z इस तरह से है कि z स्क्वायर हो सकता है यहाँ से कॉमन होकर कैंसिल हो जाए। तो कैसे होगा, सबसे पहले ये मॉडुलस जो है मॉडुलस ऑफ z, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर है इसके लिए बहुत ही यूज़ करते हैं इस फार्मूले का, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू z बार। कैसे होता है ये, जैसे z है x प्लस आई वाई, अब इसका मॉडुलस क्या होगा, और इसका स्क्वायर है, इससे रूट नहीं आएगा, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब z का कंजुगेट क्या हुआ, z तो x प्लस आई वाई है और ये कंजुगेट मतलब x माइनस आई वाई। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला जब भी इस तरह की कोई वैल्यू हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में दिखती है तो हम मोस्टली इसी फार्मूले का यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसकी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं क्या इसको यूज़ करने से क्या मिलेगा हमें। हम z की पावर 4 है, इसको z की पावर 4 ही रहने देते हैं। अब मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर को हम z की पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वो 4 हो जाएगा, और 4i z स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करने हैं। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हमने क्या देखा था, z और z का कंजुगेट, और उसका फिर एक स्क्वायर है तो यहाँ पे हम अलग अलग कर देते हैं स्क्वायर को, 4i z स्क्वायर। अब क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ पे भी z स्क्वायर है और यहाँ पे भी z स्क्वायर है। तो z स्क्वायर, एक तो z स्क्वायर होल कॉमन होके 0 हुआ, ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इससे हमें मिनिमम डिस्टेंस नहीं मिल सकती। अब बाकी क्या बच रहा है, फिर यहाँ पे z स्क्वायर चला गया तो z स्क्वायर, यहाँ से z स्क्वायर चला गया तो कंजुगेट का स्क्वायर, और यहाँ पे 4i और z स्क्वायर चला गया, ये आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक तो a प्लस बी होता है और एक माइनस बी, फैक्टराइज कर देंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। और ये सब अगले क्लासेस का है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
तो अब इसके फैक्टराइज क्या बनेंगे, एक तो z माइनस जेड कंजुगेट प्लस में और दूसरा माइनस में। अब z और z का कंजुगेट का प्लस करते हैं तो क्या आता है, यहीं पे देखते हैं फिर से। ये z था और ये z का कंजुगेट था, दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, ये इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये रियल x आ जाएगा 2x। तो इन दोनों का प्लस तो हुआ 2x, अब इन दोनों का माइनस, माइनस क्या होगा, ये z है और ये z कंजुगेट, दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस होने से ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होकर ये डबल हो जाएगा। तो 2 आयोटा y इक्वल टू 4i। अब हम देख रहे हैं 2 का 2 से इंटू 4 बना और ये 4 से कैंसिल, ये i यहाँ पे है वो भी कैंसिल, तो सिर्फ x और y इज इक्वल टू 1। तो ये देखो, ये इतना कॉम्प्लिकेट फॉर्म जो गिवन था, ये गिवन जो था वो फाइनली जब सॉल्व हुआ तो क्या बना, x y इक्वल टू 1। और ये अगर आपने कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं फिर तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे, कॉनिक सेक्शन में हाइपरबोला वाला पार्ट था, हाइपरबोला में ये x y इक्वल टू 1 क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसका ग्राफ बहुत ईजी होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये इसकी एक्सिस होती है जो ओरिजिन से पास होती है। ये हाइपरबोला होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका ये एक्स वाई इक्वल टू 1, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर ये नहीं भी पढ़ा है तो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो ये एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो वाई भी पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों का इंटू पॉजिटिव है, तो एक्स अगर पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव, मतलब एक ग्राफ आपको यहाँ मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर एक्स को नेगेटिव लेते हैं तो वाई को भी नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव आएगा। तो एक ग्राफ बनेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरह से 2 ग्राफ। और ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देखो अगर x को 1 रखते हैं तो y को भी 1 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का इंटू 1 चाहिए हमें। तो एक पॉइंट तो हमें मिला 1,1, ये वाला पॉइंट हो गया 1,1। और अगर हम x को 0 कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब ये इस तरह से राइज हो जाएगा, y के पैरेलल में चला जाएगा, कभी y को मीट नहीं करेगा। और अगर हम y को 0 करते हैं तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ पे जैसे यहाँ बना वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, अगर x को -1 लेते हैं तो y भी -1, क्योंकि -1 का इंटू करेंगे तो ही हमें +1 मिलेगा। तो इस तरह से हमें दो, अब ये जब ग्राफ बन गया उसके बाद तो हमें मिनिमम डिस्टेंस कौन से 2 पॉइंट चाहिए जो मिनिमम डिस्टेंस को दे रहे हैं। तो ये तो डायरेक्ट विजुअल है कि अगर ये और ये पॉइंट को लेते हैं तो ही हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अदरवाइज अगर जैसे हमने Z1 को यहाँ ले लिया और Z2 को यहाँ ले लिया तो ये डिस्टेंस तो इससे ग्रेटर ही होगी। मतलब पूरा विजुअल हो रहा है कि हम पॉइंट कहाँ सेलेक्ट करें। तो एक पॉइंट हमको Z1 यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट Z2 हमें यहाँ मिलेगा। और Z1 यहाँ क्यों मिलेगा और Z2 यहाँ क्यों मिलेगा उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि जो Z1 और Z2 हैं वो एस में बिलोंग करते हैं। तो ये एस में तो बिलोंग कर ही गए, क्योंकि ये जो ग्राफ बना वो इसी गिवन कंडीशन से आया और ग्राफ के ऊपर ही हमने Z1 और Z2 को सिलेक्ट किया है। अब Z1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों हुआ और Z2 थर्ड में क्यों हुआ, क्योंकि Z1 के लिए दिया है Z1 का जो रियल पार्ट है वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब जैसे कि Z1 है, Z1 को अगर हम x1 + i y1 ले लें और वो इस ग्राफ पे प्रेजेंट है, कहीं पे भी हो सकता है। तो x1 रियल पार्ट क्या है x1, और गिवन क्या है कि रियल पार्ट जो है Z1 का वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। अब अगर अब ये कंडीशन है x1, अगर यहाँ पे हम रखें Z1 को x1 y1 इक्वल टू 1, अगर x1 ग्रेटर देन 0 है तो y1 को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x1 ग्रेटर 0 है तो y1 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब Z1 कहाँ हुआ, इस वाले ग्राफ पे। अब Z2 अगर x2 + i y2 है तो अब Z2 की कंडीशन क्या है, Z2 में लिखा है <0। इसका मतलब इसका रियल पार्ट मतलब x2 जो है वो <0 मतलब नेगेटिव है। अब अगर x2 नेगेटिव है तो y2 को भी नेगेटिव होना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर ये कंडीशन इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, Z1 Z2 सभी के लिए है ये कंडीशन। तो अगर यहाँ x2 नेगेटिव होगा तो y2 को भी नेगेटिव होना होगा, ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव आंसर है। तो इससे Z2 का मिला हमें इस क्वाड्रेंट पे मिला और Z1 यहाँ मिला। तो अब Z1 और Z2 सेलेक्ट हो गए। अब मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगी, और ये एक्सिस क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है, इससे इसका इक्वेशन क्या होता है x = y। अब x = y है और x y का इंटू 1 है। इसका मतलब
जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1 1 ही होना चाहिए Z1 के लिए, क्योंकि एक्स और वाई इक्वल चाहिए और इक्वल एक्स और वाई इक्वल होंगे और उनका इंटू 1 कब आएगा, जब एक्स एक वाई की वैल्यू एक्स रख दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसका मतलब Z2 की वैल्यू होगी -1 और Z1 हुआ 1 1। अब इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है वो लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। तो हमें Z1 से लेकर Z2 तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो x2 - x1 मतलब -1 तो -2 का स्क्वायर मतलब 4। अब -1 का स्क्वायर किया तो -2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 का इंटू किया प्लस किया तो 8। लेकिन हमें क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ Z2 - Z1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, ये जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। तो आंसर क्या हुआ, मिनिमम डिस्टेंस जो आई वो आई 8। और बाकी जितनी भी डिस्टेंस आएगी इस ग्राफ पे बाकी और भी पॉइंट लोगे या इस ग्राफ पे और भी पॉइंट लेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 8 ही आएगा। तो इस प्रकार से, और हम पॉइंट दोनों पॉइंट Z1 Z2 यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि एक के लिए क्या दिया है कि उसका रियल पार्ट निगेटिव है, मतलब एक पॉइंट हमेशा यहीं होगा, एक पॉइंट यहीं होगा। जैसे अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें तो वो डिस्टेंस 8 से तो ग्रेटर ही होगी, या एक पॉइंट यहाँ और यहाँ ले लेंगे तो वो भी इससे ग्रेटर ही होगी। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन में ग्राफ बन जाता है तो वो ग्राफ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ 8।